और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की और सबसे पहले 30 जून से शुरू होने वाले महासंपर्क अभियान की, जहां पहले बीजेपी ने पार्टी की 2 दिवसीय कार्य समिति की मीटिंग बुलाई है। आज शुक्रवार को पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग होगी, तो शनिवार को कार्य समिति के सदस्यों की मीटिंग होगी, जिसमें इस बार विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष भी शामिल होंगे। आज होने वाली प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और महासंपर्क अभियान के प्रमुख तरुण चुग, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रहेंगी। पदाधिकारी मीटिंग में सांसद, राज्यसभा सांसद को भी बुलाया गया है। इस मीटिंग में भावी कार्यक्रमों के साथ ही महासंपर्क अभियान के इम्प्लीमेंट को लेकर चर्चा होगी। तो उत्तराखंड बीजेपी से जुड़ी इसको बेहद ही अहम खबर हम कह सकते हैं, जहां आज बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। हमारी प्रदेश पदाधिकारी की बैठक सायंकाल 5 बजे प्रारंभ होगी। इस बैठक में जहां हमारे प्रदेश के भी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे, हमने क्योंकि आगामी दिनों के अंदर जो महासंपर्क अभियान है लोकसभा केंद्रित है, तो हमने लोकसभा के अपने सांसदों को, राज्यसभा के भी तीनों सांसदों को इस बैठक में आमंत्रित किया है। इसके साथ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी, जो इस अभियान के अखिल भारतीय संयुक्त प्रभारी हैं, वो इस बैठक में रहने वाले हैं। हमारे जो प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, वो कार्यक्रम में रहने वाले हैं, और रेखा वर्मा सह प्रभारी रेखा वर्मा जी तो कल पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहेंगे। दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। दीपांकर, देखिए आज जो मीटिंग होगी उत्तराखंड में बीजेपी की, वो कई मायने में खास है, क्योंकि इसमें सांसद, विधायक से लेकर तमाम जो मेयर हैं, तमाम जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वो इसमें शामिल होंगे। इन लोगों के शामिल होने के मायने क्या है दीपांकर? बिल्कुल, अगर हम देखें तो 2022 में बीजेपी यहां 47 विधायकों के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। 2019 में 5 सांसद यहां से बीजेपी के जीते, और अब 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। तो अब जो 2 दिन की कार्य समिति है, उसका जो खास फोकस है वो इस बात को लेकर है कि जो 1 महीने का विशेष संपर्क अभियान है, महासंपर्क अभियान है, जो 31 मई से शुरू होगा और 30 जून तक चलेगा। तो इन 30 दिनों में किस तरीके से लोकसभा में काम हुआ, लोकसभा क्षेत्रों में काम हुआ, सांसदों ने किस तरीके से काम किया। 9 साल अभी केंद्र सरकार को होने वाले, मोदी सरकार को सेंटर में होने वाले हैं, तो उन 9 सालों में क्या क्या उपलब्धियां सरकार की रही, ये सब बताया जाएगा। बीजेपी के पदाधिकारियों की तरफ से, बीजेपी के वर्कर्स की तरफ से बूथ लेवल तक ये बात पहुंचाने की ये पूरी तैयारी है कि किस तरीके से 9 साल में मोदी सरकार ने यहां पर डेवलपमेंट के काम किए। उत्तराखंड में विशेष फोकस किन बातों को लेकर रहा, क्या काम यहां पर हुए। तो आज पहला दिन है, आज शाम 5 बजे, जिसमें मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, इसके साथ साथ 8 के 8 सांसद, ये सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल जो यहां पर जो कमेटी के मेंबर्स हैं, उनकी बैठक कल होगी, लेकिन फोकस यही है कि 2024 को किस तरीके से जीता जाए, और 2014 हो या 2019 हो, दोनों बार 5 सांसद यहां से बीजेपी के जीत के दिल्ली पहुंचे हैं। तो कोशिश बीजेपी की यही है कि 2024 में भी 5 सांसद बीजेपी के जीत के दिल्ली पहुंचे। दीपांकर, बिल्कुल भी, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मिशन 2024 को लेकर ये जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं उत्तराखंड में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तमाम अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत की जा रही है, ताकि मिशन 2024 में किसी तरह की कोई कमी, कोई खामियां न रह जाए। बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा निकाय के चुनाव हुए, 17 नगर निगम यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई, और उत्तराखंड में भी निकाय चुनाव प्रस्तावित है नवंबर के महीने में। हालांकि समय पर होंगे नहीं होंगे इसको लेकर अभी कई सवाल हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव तय वक्त पर होंगे, ये बात साफ है। तो ऐसे में अगर निकाय चुनाव भी होते हैं तो उसमें किस तरह परफॉर्मेंस दी जाए, लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस अच्छी रहे, क्योंकि 70 विधानसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटें हैं, तो वहां पर बीजेपी बिल्कुल यह नहीं चाहेगी कि परफॉर्मेंस कहीं भी लो हो। 2019 में हर सांसद 2 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से यहां पर जीता, तो उसी मार्जिन को बरकरार रखा जाए और वोटर्स को अपने साथ रखा जाए, इसी को लेकर बीजेपी का फोकस है, और इसी मेगा प्लान को लेकर ये 2 दिन की कार्य समिति होने वाली है। ठीक, बहुत शुक्रिया दीपांकर इस पूरी जानकारी के लिए। पौड़ी से खबर आ रही है, जहां बीरोखाल में देर रात 2 मजार, 1 मंदिर तोड़ा गया है। सड़क किनारे सरकारी भूमि पर यह अवैध निर्माण था, और इसके साथ ही कल राजाजी पार्क में भी 11 मजारें तोड़ी गई थी। प्रदेश भर में अब तो अवैध रूप से बने 401 मजारे और जो मंदिर है वो
तोड़े जा रहे हैं। यानी प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और जो अवैध निर्माण है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। कल ही राजाजी पार्क में देखा ये गया था कि 11 मज़ारें तोड़ी गई हैं और साथ ही 401 मज़ार और 42 मंदिर जो हैं वो तोड़े गए हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार का बुलडोजर अवैध मज़ारों पर गरज रहा है और अब राजाजी पार्क में भी बुलडोजर चलाया गया। राजाजी पार्क के अंदर बनी 11 मज़ारों को ध्वस्त किया गया है। यहां वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से मज़ार बनाई गई थी और राजाजी पार्क के अंदर ऐसी ही 11 मज़ारों को तोड़ा गया है। राजाजी पार्क की 5 रेंज में ये एक्शन हुआ है। इससे पहले लगातार अवैध मज़ारें तोड़ी जा रही हैं। कॉर्बेट पार्क के साथ ही अन्य जगहों पर भी अवैध मज़ारों पर बुलडोजर चलाया गया था। तो अवैध रूप से बनाई गई मज़ारों पर बुलडोजर का एक्शन जारी है और इन तस्वीरों को देखिए जहां पर लगातार जो अवैध मज़ार है उनको तोड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन मज़ारों को तोड़ने के समय इनके जो मालिक हैं वो भी यहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर इन्हें बनाए किसने और बनाए तो ध्वस्त करने के दौरान कोई यहां पर आ क्यों नहीं रहा। इससे ये स्पष्ट होता है कि अवैध तरीके से कहीं पर भी मज़ारें बनाकर जमीन कब्जाने की कोशिश की गई है। तो वहीं अवैध मज़ारों पर भी लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। अतिक्रमण हटाने की दिशा में सरकार को बड़ी सफलता मिली है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को धार्मिक स्थलों के अतिक्रमण से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। उत्तराखंड में इन दिनों धर्म स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण पर धामी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। दिसंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत 370 मज़ारों और 45 के आसपास मंदिरों को ध्वस्त किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को तो पूरी तरह धार्मिक अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। यहाँ गुरुवार सुबह ढेला और मोर घाटी रेंज में 2 मज़ार और 1 मंदिर को ध्वस्त करने के साथ ही कुल 14 मज़ारों और 4 मंदिर हटाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में वन भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने की मुहिम चल रही है यहाँ पे। इसी क्रम में भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो भी धार्मिक अवस्थापना है उनको नोटिस जारी करते हुए कॉर्बेट में जितनी भी ऐसी धार्मिक अवस्थापना है उसको हटा दिया गया। टाइगर रिजर्व के अंतर्गत निर्मित अवैध संरचनाओं को हटाने का कार्य गतिमान है। संरचनाओं को हटाने से पूर्व नोटिसेस सर्व किए गए थे और धारणाधिकार प्राप्त न होने के पश्चात इन्हें पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। युद्ध स्तर पर की जा रही इस कार्रवाई को लेकर सरकार को पार्टी संगठन का भी सहयोग मिल रहा है। बीजेपी पार्टी अध्यक्ष महेश भट्ट का कहना है कि देवभूमि के स्वरूप को जो भी बिगाड़ने का प्रयास करेगा, धर्म रक्षक धामी उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी इसे एक अच्छी पहल बताया। सियासी चश्मा कोई होता नहीं है और मैं कहता हूं कि उसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए। देवभूमि का स्वरूप बिगाड़ने का जो भी षड्यंत्र करेगा, धर्म रक्षक मोदी, धर्म रक्षक धामी, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र ये कोई आड़े नहीं आ रहे हैं। कोई भी अगर सरकारी जमीन को घेरता है तो वो अच्छी बात नहीं है। सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। प्रदेश में अभी भी 600 के आसपास अवैध मज़ारें हैं जो सरकारी लैंड पर अतिक्रमण कर बनाई गई हैं। इस बीच धर्मनगरी हरिद्वार में भी 40 और नई मज़ारों की पहचान की गई है। अगले कुछ दिनों में इन पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में जैसे जैसे अवैध मज़ारों पर एक्शन आगे बढ़ रहा है, राजनीति भी तेज होती जा रही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क को कार्रवाई करके अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। रामनगर से कांग्रेस नेता रणजीत रावत का कहना है कि थपली बाबा की मज़ार करीब 140 साल पुरानी थी, जब कॉर्बेट नेशनल पार्क था ही नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मज़ारें तोड़ी जा रही हैं। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी की तरफ से डबल जवाब आया है। लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत ने कहा कि उनका क्षेत्र भी कॉर्बेट पार्क से लगता है और कोई मज़ार ऐसी नहीं थी जो 1936 में बनी हो, कॉर्बेट नेशनल पार्क बनने से पहले रही हो। तो वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं।
कॉर्बेट में जो अभी एक मजार तोड़ी गई है थपली बाबा की, वो तो जब बनी मजार तब से है जब कॉर्बेट ही नहीं था। या ये सत्ता के मद में ज्यादा चूर हो गए हैं, या ये अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, जो आर्थिकी के मामले में, विकास के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, महंगाई के मामले में इनकी असफलता है, उसको छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगा हुआ मेरा पूरा विधानसभा है, कोई भी मजार ऐसी नहीं थी कि जो पूर्ववती रहोगी और कॉर्बेट नेशनल पार्क बनने से पहले रहा। क्या कि 1980 से पहले के मामलों में हम निर्णय अलग से दे रहे हैं, 1980 के बाद जो भी कब्जे में उनको हटाया जा रहा है, तो लिहाजा इसका तो प्रश्न नहीं होता। और चलिए आगे बढ़कर बात कर लेते हैं। हेमकुंड साहिब के पहले पड़ाव गोविंद घाट से सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के दूसरे मुख्य पड़ाव घांगरिया के लिए रवाना होगा, जहां से आपको बताते चले कि जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा, यानी कि कल ये रवाना हो जाएगा और उसके बाद हेमकुंड साहिब के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल जाएंगे। गोविंद घाट में जत्थे को रवाना करने से पहले शब्द कीर्तन और अरदास गुणवाणी का पाठ भी किया जा रहा है। यात्रा के पहले दिन लगभग 2000 श्रद्धालुओं के हेमकुंड साहिब पहुंचने की उम्मीद है। 15,210 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में अभी भी बर्फ जमी हुई है और 6 से 7 फीट बर्फ से पवित्र गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब को ढका हुआ है। पहले आपको बताते चले कि पैदल रास्तों पर एसडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी यात्री को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, जरा बताइए वहां पर किस तरह की तैयारियां, किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है हेमकुंड साहिब में? जी, अगर हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तैयारियों की बात करें तो आज पहला जत्था गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना किया जाएगा और आज जो हेमकुंड साहिब का जो दूसरा मुख्य पड़ाव है घांगरिया, वहां पे ये जत्था रात्रि विश्राम करेगा और कल प्रातःकाल लगभग 6 बजे के आसपास हेमकुंड साहिब के लिए जत्था रवाना किया जाएगा। तैयारियां पूरी कर दी गई है। अभी गोविंद घाट में जो अरदास है वो पढ़ी जा रही है, इसके अलावा शब्द कीर्तन है और गुरुवाणी का जो पाठ होता है, जो परंपराएं हैं सिख श्रद्धालुओं की, उसको निभाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जब हेमकुंड साहिब के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोलेंगे तो उत्तराखंड में स्थित चारों धामों के अलावा जो 5वां धाम के रूप में हेमकुंड साहिब प्रसिद्ध है, उसकी यात्रा भी विधिवत तरीके से शुरू हो जाएगी। जी नितिन, ये भी बताइएगा कि पहले जत्थे की अगर बात करें तो पहले जत्थे में कितने श्रद्धालु हैं जो हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होंगे? जी, लगभग गुरुद्वारा प्रबंधन से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि 2000 से अधिक श्रद्धालु इस बार पहले दिन हेमकुंड साहिब पहुंचेंगे, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी पूरा दिन आज का बचा हुआ है और कल कपाट खुलने हैं। हमने देखा है कि हेमकुंड साहिब में बर्फ देखने के लिए भी भारी संख्या में सिख श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो कभी कभी ये संख्याएं 3000 तक पहुंच जाती है, लेकिन इस बार प्रशासन ने अभी तक केवल 2000 से श्रद्धालुओं को ही हेमकुंड पहुंचने की परमिशन दी है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ है। ग्लेशियर को काट कर पैदल रास्ता बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो बर्फ है वो यात्रियों को मुश्किलें पैदा न करे, इसके लिहाज से भी सीमित संख्या में तीर्थ यात्रियों को या श्रद्धालुओं को घांगरिया से हेमकुंड भेजा जा सकता है। बिल्कुल, इसीलिए पहले से ही व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है ताकि श्रद्धालु पहुंचे हेमकुंड साहिब तो उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नितिन। चमोली जिले में केवल बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब ही आज तक विश्व के मानचित्र पर धार्मिक स्थलों में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, जबकि चमोली में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, लेकिन तीर्थ यात्री वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। चमोली में कई तीर्थ स्थान ऐसे हैं जहां तक यात्री नहीं पहुंच पाते। जिले में पंच केदारों में कल्पेश्वरनाथ, रुद्रनाथ, ज्योतिर्मठ है। वहीं इसके साथ ही पंच बद्री में भविष्य बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग बद्री आदि धार्मिक स्थल हैं। लेकिन प्रचार प्रसार न होने की वजह से यहां तक 4 धाम यात्रा करने वाले तीर्थयात्री नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें जो है कई जगह तो सड़क मार्ग नहीं है और यात्रियों के लिए जो है अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। यात्री जो है रात को रुक सके और यात्री की गाड़ी की जो है पार्किंग होना बहुत आवश्यक है। जब यात्री जो है रुकेगा तभी भगवान के दर्शन कर पाएगा। और हमारे जो उत्तराखंड है ये तो शक्तिपीठ है। हैदराबाद से आए हैं हम, तो केदारनाथ जा रहे हैं। अभी उत्तराखंड पूरा देखने का
हमारा इच्छा है, तो इसीलिए हम जरूर ये पूरा देखने का इच्छा है, हम जरूर। हालांकि अब पर्यटन विभाग इन धार्मिक स्थानों को जोड़ने का प्लान तैयार कर रहा है। चारों धाम की यात्रा के साथ साथ जिले के दूसरे स्थानों पर स्थित मंदिरों को भी और तीर्थाटन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जनपद की तरफ से हमारा एक प्रयास ये भी हो रहा है कि हम एक अलग सी जो एक वेबसाइट लॉन्च करें और उस वेबसाइट के माध्यम से कब हमारे यहाँ कौन सा फेस्टिवल होगा, कब हमारे यहाँ क्या चल रहा है और कहाँ पे रोड बंद है या कहाँ पे किस तरह की स्थितियां हैं, तो ये सारा हम अपडेट उसमें करवा रहे हैं। तो एक चमोली चार धाम यात्रा का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ 12 साल में नंदा राजजात जैसे भव्य यात्रा का आयोजन भी होता है। ऐसे में इन धार्मिक स्थलों को विश्व के मानचित्र पर लाने की आवश्यकता है ताकि स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। देहरादून से खबर मिल रही है, यहाँ एक रोडवेज बस की टक्कर से युवती की मौत हो गई है। रोडवेज बस ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी है और उसके बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ड्राइवर की तलाश कर रही है। युवती प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टीचर थी। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बस तो कहीं नहीं जा रही, बस खड़ी है। बात करेंगे उत्तरकाशी की, तो यहाँ पुरोला बाजार में एक बोलेरो गाड़ी ने लड़की को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बोलेरो का ड्राइवर नशे की हालत में था और सड़क किनारे जा रही लड़की को पीछे से टक्कर मार दी। अब ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पीछे से लड़की को टक्कर मारी गई है और इस दौरान लड़की दुकानों पर जाकर गिरी और बोलेरो गाड़ी ने उसे कुचल दिया। बेहद दर्दनाक हादसा जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। तो ये देखिए, एक लड़की यहाँ से जा रही होती है, तभी एक बोलेरो गाड़ी उसे मार देती है, टक्कर मार देती है और वो लड़की दुकान में जा गिरती है। उत्तरकाशी के पनोत गांव में कल देर शाम एक 2 मंजिला मकान में आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि लपटे घर के अंदर से बाहर तक आने लगे। खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम और राजस्व की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक आग ने भारी तबाही मचा दी थी। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी। हरिद्वार में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने बुधवार को चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था और कल फिर चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने के इरादे से घूम रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने हिल बाईपास पर घेराबंदी की। इसी दौरान बदमाशों ने भागते हुए फायरिंग भी कर दी। जवाबी कार्रवाई से मोहित नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा फरार हो गया। दोनों बदमाश यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र का, इससे ये बदमाश मोटरसाइकिल से अंदर भागे और गिरने के बाद अंदर चले गए जंगलों में। चूंकि वो टीम जब घिरने के कारण उनके द्वारा फायर किया गया, जिस पर जवाबी फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगी थी, जो अभी अस्पताल में एडमिट है। और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। टिहरी में अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल उठाया और प्रशासन पर बड़े अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। हल्द्वानी में स्टेडियम पर हाईकोर्ट रिपोर्ट तलब की है और सरकार से पूछा है कि वर्तमान स्थिति क्या है, 1 साल में कौन कौन से खेल हुए हैं। नैनीताल जिला प्रशासन ने इस बार आपदा में राहत बचाव के लिए गांव के युवाओं को तैयार किया जा रहा है। हर गांव के 10 युवाओं को आपदा की ट्रेनिंग दी जा रही है। रुड़की के मंगलौर इलाके में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1,14,000 प्रतिबंधित टैबलेट बरामद किए गए हैं। अल्मोड़ा में श्री अन्ना मेले का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने मिलेट्स रैली निकाली है और मोटे अनाज को बढ़ावा देने की अपील की गई है। अल्मोड़ा के एसएसजे विश्वविद्यालय के गणित विभाग में 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई देशों के साथ ही कई राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। नैनीताल में राजभवन में गवर्नर कप गोल्फ प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। इस बार 125 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। नई टिहरी में सड़कों की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी से 15 दिन के अंदर सड़कें ठीक करने की मांग की है। बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में खड़िया खनन पट्टा स्वीकृत होने से पहले डीएम अनुराधा पाल ने
गांव में जाकर सुनवाई की है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन पूरा कर लिया है और 15 मई से शुरू हुए नैक मूल्यांकन में यूजीसी की टीम ने 3 दिनों तक पूरे कामकाज की जांच कर यूजीसी को रिपोर्ट भेज दी है। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक।